हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अचीवर ऑनलाइन में। तो आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ भारत की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण 100 से ज़्यादा क्वेश्चन को लेकर के, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और भविष्य के आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं भारत में कृषि के बारे में बता दूं। तो भारत में वर्तमान में जो कृषि मंत्रालय है, तो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। भारत में मुख्यतः 3 तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, जिनका नाम है रबी की फसल। जिसकी इस रबी की फसल की जो टाइमिंग होती है वो अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच होती है। और इस जो रबी की फसल की कटाई होती है यह अब मार्च से अप्रैल के बीच में होती है। ठीक है। और जो मुख्य उदाहरण हम कहें रबी की फसल के, तो उसके उदाहरण हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि। इसी तरीके से जो दूसरी फसल है वो खरीफ की फसल होती है। इसकी बुआई का समय होता है जून से जुलाई और कटने का समय होता है अक्टूबर से नवंबर। इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली जैसी फसलें। तीसरी जो फसल है वह है जायद की फसल। ओके, जायद की फसल, इसके जो बुआई का समय होता है वो मार्च से अप्रैल के बीच में होता है और जून से जुलाई के बीच में इसकी कटाई होती है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा जैसी सब्जियां। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। अब हम पहला प्रश्न, पहला सवाल है भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सूरतगढ़। सूरतगढ़ राजस्थान में स्थित है। और ये बात करें भारत का ही सबसे बड़ा प्रायोगिक फार्म नहीं है ये, बल्कि ये एशिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक फार्म है, जो 1956 में रूस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कानपुर में। कानपुर के बारे में बात करें तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चमड़े के उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से ही इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक। अब आप कमेंट में बताइएगा कि मैनचेस्टर कहाँ पर है। और अगर हम बात करें और तो यूपी का जो स्टॉक एक्सचेंज है वह कानपुर को ही माना जाता है। भारत की सबसे पहली ऊनी उलन मिल जो है वह सबसे पहले कानपुर में ही बनी थी, जिसे लाल इमली के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाराणसी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? उपोष्ण, तो हम ऑप्शन से यहाँ पर देख सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है, वो है ऑप्शन ए बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर विश्व में बात करें तो नार्मन बोरलाग, नार्मन बोरलाग को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और अगर भारत की बात करें तो भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को शुरू किया गया था, जिससे कि अन्न उत्पादन में, खाद्यान्न उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता शुरू हो। और अगर हम प्रेरणा कहें इसके पीछे किसकी थी, तो बाबू जगजीवन राम उस समय जो मिनिस्टर थे उनकी प्रेरणा से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने इस पर कार्य किया। तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति भारत के किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1961 से 66 के बीच। और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय
कह सकते हैं या मुख्य मोटो जो था वो था देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाना था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गेहूँ। अगर यहीं पर हम और एक दो क्रांति की हम बात कर लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक होता है रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। एक होता है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति वह संबंधित है मसाला उत्पादन से। और अगर हम गोल क्रांति की बात करें तो वह संबंधित है आलू उत्पादन से। नीली क्रांति की बात करें, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यह है मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति की बात करें तो इसका संबंध है झींगा मछली, प्याज और औषधीय पदार्थों के उत्पादन से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गेहूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही, तो इसका सही जवाब है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न यहीं पर उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? तो इसका सही जवाब है गारंटीड अधिकतम दाम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया, तो इसका सही जवाब है हम प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन कैसे बढ़ा रहे हैं, यानी ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है अंतर्वृष्ट वृद्धि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गेहूं, चावल, मक्का। आप कमेंट में बताइएगा कि मक्का का उत्पादन सबसे अधिक पूरे विश्व में कहाँ पर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 70%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि गेहूं के उत्पादन वाले और कौन से राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पन्न होता है उत्तर प्रदेश में, फिर इसके बाद आता है पंजाब, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। एक क्रम आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गेहूं के निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रेड गेहूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो खेती होती है वह चावल की, बाजरे की, रागी की, इन फसलों की खेती होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? तो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि जो अक्टूबर नवंबर के बीच फसल बोई जाती है वो होती है रबी की फसल। तो इन ऑप्शन में से रबी की फसल में बोई जाने वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी गेहूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई? तो यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना मैंने बताया उसी समय ये जो हमारी हरित क्रांति आई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1966 के बाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण
खाद्य फसल क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गेहूं। अगले क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में चावल बहुत अधिक पैदा किया जाता है। और अगर हम चावल के उत्पादन की भी यहीं पर बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा चावल वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पैदा किया जाता है। फिर नंबर आता है यूपी का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर पंजाब का। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, चावल। और विश्व की अगर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक चावल जो होता है वह चीन में पाया जाता है और अपना भारत दूसरे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ए, चावल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए होती है? तो इसका सही जवाब है चावल के लिए 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए होती है। और तापमान की भी अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं, यानी कि किन फसलों का एक प्रकार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धान की। और अगर बात करें तो जैसे होता है कावेरी, गंगा, सोना, ये सब भी धान की फसल प्रमुख किस्में हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कृष्णा गोदावरी डेल्टा का जो क्षेत्र है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। आप बताइएगा कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? अगला क्वेश्चन, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एजोला के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब है जौ की फसल के लिए। ठीक, ऑप्शन सी। और जौ की सबसे ज़्यादा पैदावार भारत में कहाँ होती है? तो होती है महाराष्ट्र में, फिर यूपी, फिर राजस्थान। यह सीक्वेंस आप ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर राजस्थान। और अगर हम यहीं पर विश्व की बात कर लें तो जौ सबसे ज़्यादा रसिया में पैदा किया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चाय की खेती होती है? ऑप्शन ए पर्वत पर, ऑप्शन बी पठार पर, ऑप्शन सी पर्वतीय घाटी पर, ऑप्शन डी पहाड़ी ढाल पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्वतीय घाटी पर। अगर हम बात करें कि चाय सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ पर होती है, उत्पादन इसका कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है असम में। ठीक, फिर नंबर आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग। ठीक, एक जगह है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। फिर वेस्ट बंगाल के बाद नंबर आता है हिमाचल प्रदेश में भी चाय पैदा की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? तो हम जानते हैं पर्वतीय घाटी पर कौन सी फसल होती है? ऑप्शन डी सही है। और पिछले क्वेश्चन ऑप्शन डी, पिछले क्वेश्चन का में एक गलती हो गई थी। पिछले इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी नहीं सही, पर्वतीय घाटी नहीं बल्कि पहाड़ी ढाल पर न फसल होती है, तो ऑप्शन डी सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। असम की राजधानी कहाँ पर है बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। आजकल बहुत न्यूज़ में है, इलेक्शन होने वाले हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पन्न होती है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी सही है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? जोरहाट, नीलगिरी, दार्जिलिंग, कूच बिहार। तो इसका सही जवाब है दार्जिलिंग, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसकी खेती में काट छांट अनिवार्य अंग होती है? तो इसका सही जवाब है चाय, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा चाय विश्व में उत्पन्न होती है चीन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉफ़ी एक होती है, तो कॉफ़ी कौन सी फसल होती है? उष्णकटिबंधीय झाड़ी, ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरेबिका, यह किस्म है। बाकी जो ऑप्शन ए भी किस्म है जो भारत में मुख्यतः नहीं उगाए जाते हैं। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि यहाँ की जो मुख्यतः मिट्टी है वह है लैटेराइट मिट्टी। ठीक, तो लैटेराइट मिट्टी कॉफ़ी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और बाकी हम राज्य के कॉफ़ी उत्पादन की बात करें तो पहले पर कर्नाटक है ही, दूसरे पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे पर आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद और बात करें तो पहले पर ब्राज़ील, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया। ये 3 देश अग्रणी उत्पादक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक में एक ज़िला है चिकमगलूर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा होती है। दूसरे नंबर पर है कुर्ग, फिर एक ज़िला है हसन। ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं कर्नाटक के, यहाँ पर कॉफ़ी मुख्यतः पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है? तो जिला है कुर्ग, ऑप्शन ए सही है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब है केरल। केरल में सबसे रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और अगर हम बाकी राज्य की बात करें तो केरल के बाद दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलावा अगर बात करें तो महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य में भी सोयाबीन की खेती होती है। तो पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। और बात करें तो गुजरात के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, फिर तमिलनाडु का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है नासिक, महाराष्ट्र में जो कि है। ठीक, महाराष्ट्र के बाद अगर बात करें तो कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। ये एक सीक्वेंस है जहाँ पर अंगूर पैदा होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरसों के बीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। बाकी अगर सरसों की बात करें तो राजस्थान के बाद नंबर आता है यूपी का, यूपी के बाद नंबर आता है हरियाणा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक।
ये जो है शहतूत कीट पालन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश के बाद नंबर आता है तमिलनाडु का। यहीं पर अगर हम बात करें गैर शहतूत, ठीक, गैर शहतूत की, तो उसमें पहला नंबर आता है झारखंड का, फिर छत्तीसगढ़। ये बात ध्यान रखिएगा, एक गैर शहतूत कीट है और दूसरा शहतूत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, तो यह है दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादक मध्य प्रदेश। और बाकी प्रदेशों की बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है यूपी, उत्तर प्रदेश का, फिर नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर राजस्थान का, जहां पर दालों का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो काजू का मुख्य उत्पादक है ऑप्शन सी केरल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले 2 राज्य हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश व गुजरात। आंध्र प्रदेश में एक जगह है गुंटूर, ठीक, इस गुंटूर जगह पर ही सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। यहीं पर तंबाकू शोध संस्थान भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, तो केसर की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में, ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोयाबीन सर्वाधिक पैदा की जाती है मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन सी सही है। मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर नंबर आता है राजस्थान का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। इसके बाद नंबर उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है रत्नागिरी। रत्नागिरी स्थित है महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है सेब के लिए, ऑप्शन सी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रतापगढ़ जिले में, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज के पास में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल गरम मसाले के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और जो मसाले की बात करें तो केरल के बाद नंबर आता है कर्नाटक का, फिर तमिलनाडु का, जहाँ पर मसालों की पैदावार होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होता है हल्दी, ऑप्शन सी सही है। और हल्दी के उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक हल्दी उत्पादित होती है, उसके बाद नंबर आता है उड़ीसा का। अभी हाल ही में एक हल्दी को जीआई टैग दिया गया है, ठीक, वह कौन सी हल्दी है आप बताइएगा हमें। वह पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है? अक्सर आपने घरों में देखा होगा, इसका ऑप्शन सी सही है, लौंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, चीड़ का पेड़। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए घाना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है?
तो चीनी सब विश्व में सबसे अधिक पाई जाती है क्यूबा में, यानी ऑप्शन बी सही है। और क्यूबा की बात करें तो यह एक कैरिबियन कंट्री है, कैरिबियन देश है, जिसकी राजधानी हवाना है। ठीक, हवाना। यहाँ पर क्यूबा में चावल भी बहुत ज़्यादा पैदा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे पैदा होती है? पश्चिम बंगाल में, यानी बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र जो है वहाँ पर जूट पैदा होती है। और जूट को हम एक और पॉपुलर इसका नाम है, उसे कहते हैं सुनहरा रेशा। ठीक, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। बिहार के भी कुछ हिस्सों में जूट का उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। तो हम बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से की सीमा से लगता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सी बांग्लादेश, क्योंकि दोनों जगह की जलवायु ऑलमोस्ट सेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीटी बीज का संबंध किससे है? तो बीटी जो है वह कपास की एक के लिए बीज है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? तो सर्वोत्तम कपास की जो किस्म है वो सी आइलैंड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल होता क्या है? नकदी फसल यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हम एक बिजनेस पर्पस के उद्देश्य, बिजनेस पर्पस से हम उसकी पैदावार करते हैं। तो यहाँ पर जो गेहूँ है ये एक खाद्यान्न फसल है, एक भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो ऑप्शन डी सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? तो ऑप्शन से क्लियर है, ऑप्शन डी के रबर जो है वो कहाँ पे पैदा होता है? वह केरल में पैदा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्याज को। और प्याज के अधिक उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है? गुलाबी क्रांति, गुलाबी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल नहीं है? तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, ज्वार एक नकदी फसल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो खरीफ फसल जो है उसकी बुआई होती है जून से जुलाई में, और कटाई होती है इसकी अक्टूबर से नवंबर में। तो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन सी सही है। खरीफ फसल के अगर उदाहरण की बात करें तो चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, तिल, मूंगफली जैसी फसलें जो हैं वह खरीफ फसल में आती हैं। इनके लिए अधिक पानी की ज़रूरत होती है, उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन डी, सरसों। सरसों जो है रबी की फसल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खरीफ की फसल। ठीक, खरीफ की फसल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खरीफ की फसल बोई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर, क्योंकि इसी से भारत में सर्वाधिक बरसात होती है और इन फसलों के लिए अधिक पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जब दक्षिण पश्चिम मानसून प्रारंभ हो जाता है तो खरीफ फसल की बुआई शुरू होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब है जौ, सरसों, ऑप्शन सी। इसका उत्पादन खरीफ में नहीं बल्कि रबी की फसल में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
मक्के की खेती की जा सकती है, तो मक्के की खेती की जाती है खरीफ की फसल में, ऑप्शन ए सही है। और अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल है ऑप्शन ए चना। चना जो है यह एक रबी की फसल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? तो इसका सही जवाब है जूट। इसका सही जवाब है जूट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, तो जायद का जो टाइम होता है कौन सा होता है? मार्च से अप्रैल के बीच। ठीक, मार्च से अप्रैल के बीच जायद फसल बोई जाती है और जून जुलाई में इसकी कटाई होती है। तो जो फसल नहीं उगाई जाती है, इसका उगाई जाने वाली फसल, ओके, तो इसमें कौन सी उगाई जाती है? तरबूज। इसके अलावा खरबूज, ककड़ी, खीरा ऐसी फसलें उगाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तरबूज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, और इसका जनक कहा जाता है डॉक्टर वी कुरियन को। इसी क्रांति के टाइम पे अमूल जो एक दूध कंपनी है, दूध उत्पादन की डेयरी कंपनी है, इसकी स्थापना की गई थी श्वेत क्रांति के तहत ही, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य यानी मछली उत्पादन से, ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन ए सही है। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में पीत क्रांति यानी तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। इसको पीत क्रांति यानी येलो रिवोल्यूशन क्रांति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है? तो HYV जो होता है हाई यील्ड वैरायटी, इसका फुल फॉर्म वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको नव कृषि नीति भी कहा जाता है। HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी को नव कृषि नीति भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। तो भारत में सबसे ज़्यादा आयात किसका होता है? खाद्य तेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल का व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बीटी कॉटन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं, तो ये क्या होते हैं? ये बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन सी नहीं है? ईख, गन्ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, झूम है। झूम क्या है? यह कृषि का प्रकार है। यह काफ़ी प्राचीन काल से, हम कह सकते हैं यह एक जो आदिम कृषि पद्धति है। इसमें पेड़ों को काट दिया जाता है और उस जगह को एक कृषि योग्य भूमि बना दिया जाता है, फिर वहाँ पर फसलों की पैदावार की जाती है। इस तरीके से 2-4 वर्ष के बाद उस ज़मीन की जो है उर्वरता कम हो जाती है, तो वहाँ के निवासी उस जगह को बदल के दूसरी जगह पर चले जाते हैं अपनी कृषि करने के लिए। तो यानी कि यह एक कृषि की विधि है जो कि जगह बदलती रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। तो ये नागालैंड के आदिवासी कुछ क्षेत्रों में इसका आज भी प्रचलन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि की जाती है पहाड़ों के ढलान पर, ऑप्शन ए सही है।
और आज का 100वां क्वेश्चन, बागान कृषि पैदा करती है। तो बागान कृषि क्या पैदा करती है? खाद्येतर फसलें। ऑप्शन बी इसका सही है। खाद्येतर फसलें जो हैं वो बागान कृषि से पैदा होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वृष्टि। अधिक अधिक बारिश, बाढ़, इन सबसे फसलें अधिकतर खराब हो जाती हैं। और भारत के कुछ हिस्सों में तो हर वर्ष बारिश के मौसम में इतनी बाढ़ आती है कि वहाँ के लोग फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती हैं। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित की खेती की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्कन के पठार में। और अगर हम सिंचित की बात करें, भारत में सिंचित की बात करें तो सर्वाधिक जो सिंचाई होती है अगर हम तालाब से बात करें, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। कुएं और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है हमारे यूपी में। नहरों से सिंचाई भी यूपी में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो इसका सही जवाब है क्या? ईख की। ऑप्शन ए, ईख की, गन्ने की। अगला क्वेश्चन, मृदा रहित कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है मृदा रहित यानी जल संवर्धन। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं? तो दोनों एक साथ है तो इसका ऑप्शन बी सही है, मिश्रित कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तोंग्या प्रणाली। ऑप्शन बी सही है। इसमें होता है, यह एक रो है पेड़ की, यह एक रो है पेड़ की, तो ये जो बीच में खाली स्पेस है, खाली ज़मीन है, इसमें कोई फसलें उगा दी जाती हैं। तो यह जो प्रणाली है कृषि की वह कही जाती है तोंग्या प्रणाली। तो ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि उत्पादों की कोट किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसकी कोट निर्धारित की जाती है एगमार्क के द्वारा। ऑप्शन सी सही है, एगमार्क। एगमार्क आपने सुना होगा ISI मार्क का। तो ऐसे एगमार्क है, इससे कृषि उत्पादों की क्वालिटी को निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है भूमध्य सागर। ऑप्शन सी सही है। आप बताइएगा किस देश को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है? ठीक, बताइएगा सुरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेनिश लोगों ने की थी। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू, कसावा, टेपियोका, अनानास की खेती करना शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 127। और ये जो कृषि जलवायु क्षेत्र होते क्या हैं? तो कृषि जलवायु क्षेत्र प्रमुख जलवायु के संबंध में उससे रिलेटेड एक भूमि की इकाई होती है। ठीक, ये एक यूनिट होती है जो एक निश्चित सीमा के अंदर फसलों की किस्मों एवं जोतने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और जो इसका मेन मोटो होता है, जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, प्राकृतिक संसाधन को प्रभावित किए बिना भोजन, फाइबर, चारा, लकड़ी से ईंधन को बनाए रखने का एक मैनेजमेंट कह सकते हैं, एक मैनेजमेंट है जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान न हो।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रेशम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस। और कई एग्जाम में भी पूछता है कि इनमें से कौन सा पौधा पर्यावरणीय रूप से सही नहीं है? तो इसका भी से ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस, यह पर्यावरणीय रूप से एक अच्छा सूचक नहीं माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला। और यहीं पर अगर हम और बात करें कि भारत का किस में पहला स्थान है, तो वह है जूट में। जूट सर्वाधिक भारत में पैदा होता है। केला सर्वाधिक भारत में पैदा होता है। सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज सर्वाधिक भारत में पैदा होते हैं। तो भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिक निवल क्षेत्रों में बुवाई की जाती है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सही है। 118 क्वेश्चन की तरफ और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। द्रुमावशेष यानी स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, ये रहे कृषि से संबंधित अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले 118 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो जिससे कि इस वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, हमारे कंटेंट को इम्प्रूव किया जाए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।